मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का कि वो मंच पर आए। छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर श्री श्याम बिहारी जायसवाल, तालियों से इनका स्वागत करें। और मैं हमारे ग्रुप एडिटर मनोज मनु सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि पुष्प गुच्छ देकर सर का सम्मान करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे बीच छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी मौजूद हैं और सवालों का जो ये सिलसिला है और जो ये सेशन है सर के साथ शुरू होगा। मनोज सर, ओवर टू यू। शुक्रिया पूर्वा। तो छत्तीसगढ़ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम बिहारी जी, जैसे कि मनोज पिंगवा साहब ने भी बताया कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्रालय किस तरीके से बेहतर काम कर रहा है, लेकिन चूंकि प्रशासनिक बातें हुई, योजनाओं पर बातें हुई, आपके साथ हैं, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा राजनीतिक चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं। पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि अभी हाल ही में आप चुनाव जीत कर रहे हैं। आपने विधानसभा चुनाव जीता, आपने केंद्र का चुनाव जीता, लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ का रहा। पिछली जो कांग्रेस की सरकार रही, पिछली कांग्रेस की सरकार से आपकी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम कैसे कर रही है? सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने डॉक्टर्स डे के अवसर पर ये कार्यक्रम रखा। शुक्रिया। और आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से, मंच के माध्यम से मैं सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि डॉक्टर धरती का भगवान माना जाता है और ऐसे भगवान लोगों को संभालने का जिम्मा हमको है। ये सबसे बड़ी सौभाग्यशाली बात, चुनौती भी है और चुनौती निश्चित रूप से। तो आपने जैसा कि अभी प्रश्न किया कि पिछले सरकार से हमारे सरकार में हेल्थ को बेहतर करने की हमारी क्या योजना है, तो सर्वप्रथम तो मैं बताऊंगा कि स्वास्थ्य एक सतत प्रक्रिया है, बढ़ने वाली प्रक्रिया है। इसका तुरंत में रिजल्ट कोई भी सरकार हो, मैं बेबाकी से कह सकता हूं कि नहीं दे सकती। ये धीरे धीरे बढ़ने वाले पौधे की तरह हेल्थ की व्यवस्था है। लेकिन विगत 5 सालों में आप तुलना कर सकते हैं, हमारी जब 15 साल की सरकार थी, 15 सालों में हमने जिस पेड़ को काफी उच्च स्तर पर फलने फूलने के स्तर में लाया। आप सुकमा जाकर देखिए, सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल, बस्तर क्षेत्र में आप किसी भी जिले में जाकर देखिए, हेल्थ की दृष्टि से हमने उसको खड़ा किया। लेकिन विगत 5 सालों में ये आरोप भी नहीं लगाता, आप लोग खुद ही यहाँ डॉक्टर्स भी बैठे हैं और आप सब लोग एक एक बारीकी देखते हैं कि 5 सालों में हेल्थ का पूरा व्यवस्था इतना नीचे गया कि पूरा हेल्थ सेक्टर ही वेंटिलेटर में चला गया। और विगत 6 माह में आपने देखा होगा कि हम नीचे से नीचे स्तर के, चाहे मितानिन हो, चाहे उसके ऊपर हमारे नर्सेस हों, हेल्थ वर्कर्स हों, डॉक्टर्स हों, सबको मैं इंडिविजुअल रूप से भी पूरे प्रदेश में दौरा करके सबका मनोबल बढ़ाने का काम किया। सभी की जो समस्याएं थी उसको हल करने का प्रयास किए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने ध्यान दिया और पिछले समय के जो अभी चैनलों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक में जितने भी अभी आप हो सकता है पूछेंगे, वो सब बताऊंगा भी, तो वो सब जितने भी भर्राशाही था उसको हमने समाप्त करने का प्रयास किया है। और जैसा कि हमारे अपर मुख्य सचिव जी ने कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और आप सब लोगों से भी मेरा आग्रह रहेगा कि हमारे हेल्थ को विशेष रूप से देखिए और जो भी कमी है उसको हमको सुझाव देते रहिए। आप लोगों के सुझाव जो आते हैं विभिन्न न्यूज पेपर में, पोर्टल में, चैनल में, हम उसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं। अभी सोशल मीडिया में चला एक जगह की ऐसी फर्श में बच्चा हो गया सरगुजा क्षेत्र में, हमने तत्काल कार्रवाई की, 1 मिनट भी देरी नहीं हुआ। अभी एक जगह मरीजों से पैसा लेने की बातचीत हुई, हमने कोई देरी नहीं की, उस पर कार्रवाई की।
लेकिन सबसे प्रमुख चीज हेल्थ में केवल बजट या पैसे से नहीं होता है, उसके लिए दो प्रमुख चीजें होती हैं। एक तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो, हम जो पैसा दे रहे हैं, और दूसरा चीज उसकी क्वालिटी क्या है। तो हम इन चीजों पर क्वालिटी में एक एक बैच का सैंपलिंग कराने के लिए हमने निर्देश दिया है कि अगर वो दवाई कंपनी दे रही है तो उसमें जो कंपोजिशन है वो वाकई में है कि नहीं। उसके लिए हमारी जो लैब है उसको भी हम लोग हाईटेक कर रहे हैं। उसके बाद भी क्रॉस टेली के लिए हमको शंका होता है तो हम प्राइवेट लैब में भेजकर हिंदुस्तान के किसी कोने में हम उसको जांच कराएंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो एक्सपायरी दवाइयों की बातचीत आ रही है, बिना डिमांड के दवाइयां इकट्ठे पड़े हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए उपकरण चूहे काट रहे हैं, तो उसको हमने हार्डली बंद किया है कि जब तक नीचे से डिमांड नहीं आता है और डिमांड के बाद हमारे स्टेट लेवल के अधिकारी पुष्टि करेंगे कि इन दवाइयों की आवश्यकता है, तब हम खरीदी में उनको अनुमति देंगे। इसकी भी प्रणाली डेवलप की है। ऐसा कोई ऑडिट आप करा रहे हैं दवाइयों का, उपकरणों का, कोई ऐसा विभाग का पूरा ऑडिट हो रहा है निश्चित पिछली सरकार का? देखिए, पूरे जिलों के डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर नीचे तक हम लोगों ने योजना बना लिया है और निर्देश भी कर दिया है। हम लोगों ने फॉर्मेट भी तैयार किया है कि हमने कितनी दवाइयां भेजा पिछले समय में, दवाइयां भेजे तो उन्होंने डिमांड किया कि नहीं किया, अगर डिमांड नहीं किया तो दवाइयां कैसे पहुंच, और यदि डिमांड किया उसने तो उपयोग क्यों नहीं किया। ठीक है, 2-5%, 10% दवाई एक्सपायरी हो सकता है, डॉक्टर कोई भगवान धरती का है लेकिन ओरिजिनल में वो भगवान नहीं है कि अंदाज लगा ले। लेकिन कई जगह ऐसे हैं कि अभी डीकेएस में बातचीत आई कि पिछले समय का 32 लाख का कुछ दवाइयां एक्सपायरी हो गए हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में दवाई हो या उपकरण हो, या तो जिसने डिमांड किया तो उसका उपयोग किया कि नहीं किया, यदि डिमांड नहीं किया तो किसने भेजा। तो इन दोनों बिंदुओं पर हम लोग उस पर जिम्मेदारी तय करेंगे, और यदि शासन का पैसे का दुरुपयोग हुआ है तो उस पर जवाबदेही तय करके उस पर कार्रवाई भी करेंगे। अभी तक जो कार्रवाई हो रही है वो 3 उसमें ज्यादा हो रही है। एक तो शराब घोटाले में बहुत भयानक कार्रवाई हो रही है, ईडी, सीबीआई, स्थानीय जांच एजेंसियां, रेत के मामले में भी हो रही है, कोल के मामले में भी हो रही है। और शायद ही भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में ऐसा कोई विभाग छोड़ा होगा जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया होगा। मुझे लगता है 6 महीने से ज्यादा होने जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के भी 2-4 लोगों को अंदर भेज दीजिए अगर वाकई ऐसा हुआ है तो। वो क्यों नहीं जा पा रहे? देखिए, उस पर हम अभी, चूंकि हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, नीचे से लेके ऊपर तक जब तक हम सही जांच नहीं कर लेते हैं, हम एक एक हॉस्पिटल की टोटल जांच कराकर लगभग हमारा रिपोर्ट आने वाला है, हम लोगों ने उसको जांच करके तय कर लिया है, और जरूरत पड़ेगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे और बड़ा कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो सिस्टम है, पिछले समय जैसा होता था, डायरेक्ट जिलों को पैसे चले जाता था, 25 करोड़ 50 करोड़ जो जहां बोलता था। हमने जो रूल है 10% जिलों में भेजना है तो 10% भेज रहे हैं। पिछले समय 40%, 60% चला गया और मनमाने तरीके से खरीदी हुए। उसके 750 करोड़ भी देनदारी है, उसको हमने रोका है हॉस्पिटलों के। आपने देखा होगा कि दवाइयों रीजेंट के उसके भी पैसे हमने रोका, उसमें भी जांच में लिए हैं। और जो खरीदी का पैटर्न है उसको हम चेंज कर दिए हैं। पूरे एज पर रूल जो है, जिसकी जितनी डिमांड है उस दवाइयों के खरीदी की अनुमति दे रहे हैं, जो एलिजिबल कंपनी है उसको हम दे रहे हैं। आपने देखा होगा बीच में अभी आपने शराब की बात की थी, तो आप देखेंगे कि जो सिस्टम पिछले सरकार ने लागू किया था, FL10 का सिस्टम, कि बीच में ब्रोकर के माध्यम से शराब खरीदी होती थी, उसमें 10 से 15% पैसा जो है उनको चला जाता था। और जब ये पॉलिसी खत्म हुआ मार्च में, तो उस समय आचार संहिता लगा था। 8 जून को जैसे ही आचार संहिता हटा है, हमने पॉलिसी तैयार किया और 18 जून या 20 जून को जो कैबिनेट था उसमें हमने उसको पास कर दिया, और डायरेक्ट जो है हम कंपनी से खुद शराब खरीदेंगे। उससे राजस्व भी हमारा बढ़ेगा, लोगों को 10 से 15% कम में शराब भी मिलेगा। तो ये बड़ा भ्रष्टाचार का जो बीच में अड्डा था
उसको हमने समाप्त किया है। आप प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य की चिंता आपको है। कांग्रेस सरकार ने चुनाव के पहले एक पत्र तैयार किया था, उसमें शराबबंदी की बात की थी, बंद नहीं कर पाई। आपने तमाम सारे सवाल पूछे। बतौर स्वास्थ्य मंत्री मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्योंकि डॉक्टर्स डे भी है। क्या शराबबंदी होनी चाहिए? क्योंकि अगर शराबबंदी होगी तो बीमारियों की या तमाम सारी समस्याएं तो एक साथ खत्म ही हो जाएंगी, मुझे लगता है। मानते हैं आप होनी चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से शराब बंद होना चाहिए, लेकिन शराब बंद करने का चरणबद्ध रूप से उसमें 2-3 चीजों को पहले तैयार करना पड़ेगा। पहला चीज तो ये सोशल अवेयरनेस के माध्यम से लोगों में तैयार करना पड़ेगा कि शराब न पिए। दूसरा, धीरे धीरे उसको हमको बंद करना पड़ेगा। अन्य प्रदेशों में नाम नहीं लेता, लेकिन जहां जहां शराब बंद हुए हैं उनके, गुजरात और बिहार, उनके भी रिजल्ट आप देख सकते हैं कि आज इतने दिन बाद वो कंट्रोल स्थिति में है। नहीं तो कई बार बड़े बड़े ट्रकों में दूसरे राज्यों से 2 नंबर की शराब आने की बातचीत होती है, उसके जगह में सब्स्टिट्यूट में अन्य ड्रग्स लेने की बातचीत होती है। तो हम लोगों ने इस बार भी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो 40% दुकान हमने कम किया था। हम चरणबद्ध ढंग से बढ़ रहे थे शराबबंदी की ओर, और इस बार भी हमारी सरकार में हम लोगों ने कोई नया शराब दुकान नहीं बढ़ाया, बल्कि दुकानों को घटाने का काम किया है। और धीरे धीरे दुकानों को कम करके लोगों में अवेयरनेस लाके शराबबंदी किया जा सकता है। एकाएक शराब बंद करना मुझे लगता है कि थोड़ा कठिन काम है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपकी चिंता एक है, वो कभी भी उठ जाती है सामने, और चुनाव के दौरान भी ये विषय उठा था, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी हैं, उनकी वेतन विसंगतियां हैं, उनके वो बार बार अपने आप को पक्का करने की बात करते हैं। संविदा के कर्मचारी हैं, और यही कारण है कि हड़ताल कर देते। करीब 60,000 ऐसे कर्मचारी, और जो कि एक मुसीबत बन जाती है, और हड़ताल हो जाती तो सारी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाती है। ऐसी परेशानी ना हो, इसके लिए आप पहले से ही कोई इंतजाम कर रहे हैं कि अलग अलग लोगों के साथ कुछ बैठक कर रहे हैं, समझा रहे हैं, या चुनाव के पहले जो कर्मचारियों ने मांग रखी, 60,000 कर्मचारियों ने आंदोलन किया और स्वास्थ्य विभाग को बंद कर दिया, इसको लेकर कोई प्रक्रिया आपकी? हाँ, निश्चित रूप से आपकी जो चिंता है, 60,000 तो कर्मचारी है ही हैं, उसके साथ हमारे पास जो है नीचे स्तर में काम करने वाले 70,000 मितानिन भी हैं। तो हमने जो चुनाव में वादा किया था कि 27% इनकी हम इंसेंटिव बढ़ाएंगे, उस पर हमने तैयार कर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी चिंता है, हम जल्द ही मितानिनों को 27% बढ़ा हुआ उनका जो इंसेंटिव है वो दे रहे हैं, और उनकी जो सैलरी और प्रोत्साहन राशि है, उनका जो मानदेय है, जो राज्यांश है और केंद्र का अंश है, उसको डायरेक्ट ऑनलाइन हम उनके खातों में डाल रहे हैं। कुछ साथियों ने बोला कि ऑनलाइन तो पहले से भी था, तो मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ऑनलाइन तो सबका पेमेंट है आजकल, पेंशन भी आ रहा है, लेकिन जो पहले प्रदेश से जाता था डिस्ट्रिक्ट से जाता था ब्लॉक ऑफिस में, और फिर ब्लॉक लेवल से वो पैसा मितानिन के खाते में जाता था। कई बार उस पैसे का उपयोग अन्य किसी मद में हो जाता था, तो लंबा भुगतान में देरी होता था। हम इसी महीने में ही 10 तारीख के अंदर मितानिनों खाते में यहां से बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों शुभारंभ करेंगे, और हर महीने 10 तारीख तक उनको मिल जाएगा। उसी प्रकार इसके लिए आपको बधाई, क्योंकि लंबे समय से इंतजार, तालियां होनी चाहिए इस बात पे कि 70,000 मितानिन हैं जो इंतजार कर रही हैं कि उनकी ये मांग पूरी हो, और इस मंच से ये घोषणा हो रही है कि 10 तारीख को बटन दबा के इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। मंत्री जी, दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी आपने देखा होगा कि हमारे CHOs ने 3500 हैं, उन्होंने हड़ताल किया। हमारी हड़ताल कितने दिन चली? मुश्किल से 1 दिन चली, उसको हम लोगों ने बातचीत करके उसको हल कर लिया। इसी प्रकार से सभी सेक्टर्स के जो पिछले समय में हड़ताल हुए थे, एस्मा लगा था, नर्सेस को उनको बर्खास्त किया गया था, उनकी 1 महीने की तनख्वाह रोक दी गई थी, उनको उच्च शिक्षा के लिए NOC नहीं दिया जा रहा था, वो सारी चीज़ों को हमने ख़त्म किया। उनकी सैलरी भी दिया, उनको किसी प्रकार के एस्मा में जो भी उनके ऊपर कार्रवाई थी उसको समाप्त किया, उनको उच्च अध्ययन के लिए हमने NOC भी देने का काम किया है।
तो जो भी वेतन विसंगति है, तो हम तो उससे 2 कदम और आगे चल रहे हैं डॉक्टर्स के लिए। डॉक्टर्स डे के अवसर पर मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने आप लोगों की चिंता की है, और चूंकि डॉक्टर के बिना हम कितनों ही बड़ा हॉस्पिटल बना लें उसे कोई उपयोगिता नहीं है, तो खासकर जो बस्तर और सरगुजा संभाग में दूरस्थ अंचलों में डॉक्टर नहीं जाना चाहते, उसके लिए एक कमेटी हमने बना दिया है, और उस कमेटी के माध्यम से उनके जो पैकेजेस हैं उसको बढ़ाकर हम देंगे, और उनको किस प्रकार का दिक्कत आ रहा है वो सारे चीजों का निराकरण करके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो हमारे वनांचल क्षेत्रों में भी अब जाएंगे। उसके लिए जल्द ही हम लोग उनके नए पैकेज के लिए वो अध्ययन करके वो कर रहे हैं। ये भी बड़ी घोषणा की है, क्योंकि ये लगातार शिकायतें आ रही थी कि जो ग्रामीण सुदूर अंचल है, बस्तर का इलाका है या नक्सली इलाके, वहाँ पे डॉक्टर नहीं जा रहे हैं, उनकी भी अपनी परेशानी थी, उनकी भी अपनी मांगे थी, जिसको आप मान रहे हैं तो एक अच्छा संकेत है। एक सुपेड़ा पास में जगह है और वहाँ पर किडनी की बहुत ज़्यादा बीमारी होती है। आपको याद आएगा कि राजनीतिक मुद्दा भी बन गया था तब, जबकि तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने वहाँ जाने के लिए वाहन मांगा, लेकिन उन्हें मिल नहीं पाया। उसके बाद आरोप भी लगाए गए। बाद में स्वास्थ्य मंत्री, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात को स्वीकार भी किया, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने, सिंह देव साहब ने स्वीकार भी किया। क्या आपको अभी तक कोई अध्ययन ऐसा हो पाया, पता चल पाया, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी उसके बाद निकल कर नहीं आ पाई कि किडनी की बीमारी क्यों होती है, इसे लेकर कोई कमेटी बनाई गई? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सुपेबेड़ा जो किडनी की समस्या है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं था उस समय से, मैं सुनते आ रहा हूँ। ये 2004-05 की बात होगी। मैं उस समय गांव में हमारे दूरदर्शन चलता था, वो दूरदर्शन में भी सुपेबेड़ा की समस्या आता था, नेशनल न्यूज बना हुआ था। तो उस समय से चलते चलते मैं सौभाग्य से 2013 में जब विधायक बना, उस समय भी विधानसभा में सुपेबेड़ा की ये समस्या गूंजती थी। मेरे मन में पीड़ा था, कैसे हल करें, कैसे हल करें। हमारी सरकार ने काफ़ी इंतजाम किए, उस पर अध्ययन दल बैठाया, लोगों के लिए वहाँ गरियाबंद में हॉस्पिटल भी में सुविधाएं भी बढ़ाई, और पिछले 5 सालों में केवल अखबारों में और समाचार पत्रों में सुपेबेड़ा की समस्या आता रहा। मैं स्वास्थ्य मंत्री बनने के साथ ही इसमें संज्ञान लिया, और एक विशेषज्ञ डॉक्टरों का, हमारे डायरेक्टर जो MD NHM हैं, उनके नेतृत्व में हमने एक टीम का गठन किया, जिसमें अनुसंधान के लिए एक दल का उन्होंने गठन किया, और अनुसंधान दल गठित होकर उसमें 4 चीज़ों को मुख्य रूप से फोकस कर रही है। पहला चीज़ तो वहाँ की मिट्टी, वहाँ का जलवायु, वहाँ की पानी, वहाँ का खान पान, ये 4 सेक्टर के साथ उनके अनुवांशिक जो ब्लड सैंपल हैं, वो लगभग 100% लोगों का हम ब्लड टेस्ट कराएंगे, और ब्लड में भी देखकर ये देखेंगे कि ये बीमारी कहीं अनुवांशिक कारणों से तो नहीं हो रहा है। इसके लिए हमने टीम बना लिया है, और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रहा है कि 1 सप्ताह पहले ही, अभी 4-5-6 दिन पहले, मैं और ACS साहब और हमारे पूरे जो डायरेक्टर हैं उनके साथ हम लोगों ने सुपेबेड़ा क्षेत्र के गांव-गांव तक दौरा किया। वहाँ गरियाबंद में गए, मुख्य रूप से जिला मुख्यालय में, वहाँ हमने किडनी के लिए क्रिटिकल सेंटर की स्थापना का हम पहले से प्लान था, उसका हमने लोकार्पण किया, कोई घोषणा नहीं किया, ये हमारे पहले से प्लान चल रहा था। साथ ही साथ वहाँ एम्स के जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, एक विशेषज्ञ और उनके साथ एक और नेफ्रोलॉजिस्ट, गरियाबंद में महीने में 8 दिन हम वहाँ, हफ्ते में 2 दिन वहाँ बैठेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़े तो जो देवभोग है, वहाँ हमने 2 डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ किया। जब मैं मंत्री बना तो उस समय ही निर्देशित किया था कि इसको तैयार करिए, और सौभाग्य से 5-6 महीने में आचार संहिता के बावजूद भी हमारा 2 डायलिसिस यूनिट वहाँ तैयार हो गया। हमने उसका उद्घाटन किया, और 3 एम्बुलेंस हमने गरियाबंद जिले में वहाँ लोगों को दिया कि कोई भी दिक्कत अगर होती है तो गांव वालों को तत्काल लाया जाए, विषम स्थिति होने पर रायपुर इलाज के लिए उनको भेजा जाए। फिर इसके बाद जब हम और आगे बढ़े तो हम सुपेबेड़ा पहुंचे, और वहाँ जो है एक सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस हमने लोगों को समर्पित किया, उस 3 के अलावा। और गरियाबंद जिले में जब मैं गया
तो 7 डॉक्टरों का पोस्टिंग ऑर्डर भी हाथ में लेकर गया। 5 मेडिकल ऑफिसर और 2 स्पेशलिस्ट, 7 डॉक्टरों की पोस्टिंग भी हमने किया। 4 एम्बुलेंस लेकर हम गए, 1 किडनी क्रिटिकल यूनिट की स्थापना किया, 2 डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किए और सुपेबेड़ा में 2 डायलिसिस यूनिट और 1 आरओ वाटर के लिए एक प्लांट की मैं घोषणा करके आया हूं। और वहां आसपास के लोगों की बीमारी को देखते हुए हम लोगों ने आने वाले समय में जो गरियाबंद है वहां पे प्रदेश का एक रीजनल अनुसंधान केंद्र भी खोलने की दिशा में हम काम चालू कर दिए हैं। उसको या तो हमारा प्रयास समझिए या घोषणा समझिए, उसको मैं कर रहा हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि उस क्षेत्र को किडनी बीमारी से मुक्त हम कर सकें, उसके लिए मैं गया था और वहाँ ग्रामीणों से मिला, जो मरीज हैं उनके घर में गया, उनसे हम जन संवाद किए। उसके साथ साथ वहाँ की पानी को भी हम देखे कहाँ पे क्या कैसा स्रोत है। ऐसा करके हमने दिन भर गाड़ी में चलकर, और शाम को अनुमति हमको आने को वापस नहीं मिला चूंकि सुरक्षा की दृष्टि से, तो उड़ीसा होते हुए हम लोग पूरी टीम वापस आए हैं। तो ये मैं प्रैक्टिकल रूप से सुपेबेड़ा जाकर देखा हूँ और आप सब लोगों का कहना चाहिए कि मनसा के अनुरूप ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करता हूं कि इसको हम हल कर पाएंगे। पिछली सरकार ने एक बयान दिया था, कांग्रेस की सरकार में ये कहा गया था कि बस्तर को हमने मलेरिया मुक्त कर दिया। आप मानते हैं सर? जी नहीं, बस्तर क्षेत्र के जो 5 जिले हैं वो मलेरिया प्रभावित हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में केवल बस्तर संभाग ही मलेरिया से प्रभावित है। उसके साथ कुछ अन्य जिले के, जैसे कवर्धा जिला, राजनांदगांव जिला, कांकेर जिला, कांकेर तो खैर बस्तर में है, उसके अलावा 2-3 जिले ही ऐसे हैं। बस्तर में मलेरिया का जो राष्ट्रीय औसत है या जो होना चाहिए मलेरिया का प्रतिशत लगभग 8% है, 7.8%। तो मलेरिया उन्मूलन के लिए हम लोगों ने विशेष एक दिन बैठक किया है। वहाँ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को मच्छरदानी उपलब्ध कराने हेतु हमने मच्छरदानी भेज भी दिया है। वहाँ के जो मितानिन हैं और हेल्थ वर्कर हैं उनको 100% टेस्ट करने के लिए किट भी दे दिया है। अच्छे क्वालिटी की दवाइयाँ हम भेज दिए हैं। साथ ही साथ जो DDT और BHC जो ऐसे मच्छरों को मारने के लिए जो दवाइयाँ हैं उसके भी छिड़काव हमारे चालू हो रहे हैं। और हमको उम्मीद है कि इस बार हम खत्म तो नहीं कर सकते 1 साल में, लेकिन नजर रखिएगा वो छिड़काव हो जाए, वो पिछली बार की तरह सा ना वो छिड़काव पेपरों में हो जाए। और इसके लिए आपकी जो चिंता है, अब चूंकि लाखों लोग देखेंगे इसको कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने भी चिंता जताई थी। हमारे इसके साथ बैठे हैं, मैं बोला मैं भौतिक रूप से आकर देखूंगा, और मैं बोला मैं साइंस के स्टूडेंट हूं, मैं टेस्ट भी कर सकता हूं दीवालों में आपने छीटा कि नहीं। और मैं बोला दूध में पानी की तरह नहीं, जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी में छिड़काव होना चाहिए, इसके हमने सख्त निर्देश दिए हैं। और मुझे विश्वास है कि पहले अब जो भी होता रहा पिछली सरकार में, लेकिन इस बार जो है अच्छा होगा। और 8% है, नोट कर लीजिए, 7.8%। वो रेशियो उस क्षेत्र का हम 4% तक में 1 साल में ले आएंगे। हम ऐसी कार्य योजना बनाए। अभी मनोज जी से भी चर्चा हो रही थी, आपने अपनी पिछली 15 साल की सरकार का जिक्र किया। आदिवासी घटनाएं तो बहुत होती रहती हैं, लेकिन ट्रॉमा सेंटर कभी बस्तर के इलाके में नहीं बन पाया, इसलिए जवानों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ लेके आता, तब तक उनका बहुत ज़्यादा खून बह जाता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं, दुर्घटना घट जाती है। लेकिन अभी मनोज जी ने बताया कि सरकार बहुत गंभीरता से उस पर काम कर रही है, जल्द आपको तस्वीर देखने में दिखाई देगी। 15 साल में नहीं हो पाया आपकी सरकार में, अब आप करने जा रहे हैं, इतनी देरी क्यों? देखिए, 15 सालों में हमने बस्तर क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया। आप सुकमा, मैंने पहले बताया, सुकमा जाकर देखिए, आज प्रदेश के अच्छे अच्छे जिला हॉस्पिटल होंगे उस तर्ज पर हमने बनाया, डॉक्टरों की नियुक्ति किया, सर्व सुविधा युक्त मशीनरी भेजा। दंतेवाड़ा चले जाइए, वहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना हमारे सरकार में प्रारंभ हुआ। जगदलपुर में हमने मेडिकल कॉलेज बनाया। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आने वाले 3 महीने के अंदर, इसे हमारा 15 अगस्त डेडलाइन है, हम जो ट्रामा सेंटर की बात कर रहे हैं उससे भी और बढ़कर जगदलपुर में जो हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसको शुभारंभ करने जा रहे हैं। और
माननीय मुख्यमंत्री जी का जो चिंता है और मेरी भी चिंता है, आम जनता की भी चिंता है कि उतना दूर से एयरलिफ्ट करके हम लाते हैं। हमारे जवानों को कई लोगों की ब्लीडिंग होकर कई अन्य कारणों से मतलब समय का जो गैप है उसके वजह से उनको काल कलवित भी होना पड़ता है। तो आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो इस प्रकार की घायल जवान हैं उनको रायपुर कम लाना पड़े, अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा वहीं उनको ठीक हो, उसके लिए हम लोगों ने विशेष पैकेज डॉक्टरों के लिए हम लोगों ने तैयार कर लिया है। यहाँ खुलासा नहीं कर सकता, परंतु वहाँ डॉक्टरों की कमी नहीं होगा, ऐसा पैकेज हम बनाए हैं। ये अच्छी चीज़ है, ये स्वागत योग्य आपका कदम है कि डॉक्टर की कमी उन इलाकों में नहीं होगी। अमूमन बहुत सारी चिंताएं सरकारों की हैं और हर विभाग की ये परेशानी है कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाए जाएं। बजट का संकट है, कहाँ कितना बजट दिया जाए नहीं दिया जाए, और ऐसे में जितने भी स्मार्ट मंत्री हैं या उस विभाग के जितने भी स्मार्ट अधिकारी हैं वो कोशिश कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड अपने विभाग में लाया जाए और योजनाओं का जिनका जिक्र किया जा रहा है उन्हें पूरा किया जाए। एक फंड है DMF जिसका जिक्र हर जगह होता है और करीब करीब हर विभाग कोशिश करता है कि अपने अपने लिए वो फंड ले ले। बहुत सारे माफियाओं की भी नज़र उस पर होती है। क्या स्वास्थ्य विभाग ऐसा प्रयास करेगा कि DMF के जरिए भी स्वास्थ्य योजना या उससे जुड़ी हुई चीज़ों को उस तरीके से पेश कर पाए? निश्चित रूप से हम लोगों का DMF पर भी ध्यान है। जिन जिन जिलों में DMF है उसमें अभी भी आपको बता दूं कि जो हमारा सैलरी है, मान लीजिए कि NHM से हम किसी डॉक्टर को 1 लाख दे पा रहे हैं और 2.5 लाख देना है डॉक्टर को, तो हम 1.5 लाख रुपए डिफरेंस की टॉप अप मनी DMF से दिला रहे हैं। उसी प्रकार से हेल्थ में जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बाउंड्री कहीं नहीं है, कहीं हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स कम हैं और हम अगर नहीं कर पा रहे हैं तो DMF से हम जिला कलेक्टर और CMHO को हमारे CGMSC से NOC दे रहे हैं और उनसे बातचीत करके, या लाइट नहीं है या वाटर सिस्टम के लिए पैसा चाहिए तो सभी जिला कलेक्टर दे रहे हैं हमको जितनी भी आवश्यकता है उन कामों के लिए। वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश है कि हेल्थ और एजुकेशन में DMF के पैसे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना है और उस दिशा में हम लोग भी काम कर रहे हैं। और आपने जो बजट की बातचीत की कि जितना चादर उतना पैर फैलाना चाहिए, निश्चित रूप से इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे स्मार्ट वित्त मंत्री जी उन्होंने कह दिया है कि हेल्थ में जितनी पैसे की आवश्यकता होगी हम देंगे। वैसे भी हमारा बजट और सालों की अपेक्षा से 30% हमारा बजट ज़्यादा है और हेल्थ में अभी अनुपूरक करके हम 150% तक, 1.5 गुना तक पहुँच जाएंगे। हमारा बजट पर्याप्त है, 12,000 करोड़ के आसपास का है और मुझे लगता है कि बजट की कमी नहीं है। और मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी दोनों ने कह दिया है कि जितनी भी बजट हेल्थ में लगेगी हम देंगे, पैसे की कमी सरकार के पास इसके लिए नहीं है। जसपाल जी, आज डॉक्टर्स डे है और अंतिम सवाल यही है कि डॉक्टर्स डे पर उन डॉक्टर्स के लिए क्या आपका संकेत है जो सब कुछ छोड़ के, क्योंकि हाल ही में कोरोना आया, लोगों ने अपनी जान की चिंता न करते हुए पूरे विश्व में एक उदाहरण पेश किया भारत ने कि भारत किस तरीके से इस सेवा में जुटा हुआ है और उसने अपनी उपस्थिति भी दर्ज की। क्या संकेत ऐसे डॉक्टर्स के लिए? देखिए, डॉक्टरों का ये आज की बात नहीं है। इतिहास में हम अध्ययन करेंगे तो पहले भी डॉक्टर अलग रूप में थे। आयुर्वेद का हमारे देश में चलन था, चरक, सुसुर, पतंजलि, ऐसे तमाम महान डॉक्टर हुआ करते थे जो शल्य क्रिया से लेकर औषधि तक वो देते थे। उस समय भी बड़ा सम्मान था। राजाओं के यहाँ जो राजवैद्य होते थे वो भी डॉक्टर होते थे, नाम अलग था। उनका भी राजा के बाद अगर सम्मान होता था तो राजवैद्य का होता था, क्योंकि राजवैद्य बहुत बड़ा होता था। उसी प्रकार से अभी के समय में जो डॉक्टर हैं, किसी ने धरती के भगवान है तो कोई गलत नहीं कहा है। और जिस प्रकार से कोरोना काल में डॉक्टरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर समाज की रक्षा की, अपना चिंता नहीं करते हुए। कई डॉक्टर महीना महीना भर परिवार से नहीं मिले, इसलिए नहीं गए कि घर में जाएंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है। अपना घर परिवार छोड़कर कई बहनों ने, कई नर्सों ने, कई महिला चिकित्सकों ने अपना घर परिवार त्याग के अपने जीवन को समर्पित करके, क्योंकि कुछ समय किसी को मालूम नहीं था कि कोरोना किस रूप में जाएगा, कितना कवर कर रहा है। कई हजारों डॉक्टर उस कोरोना में सेवा देते देते शहीद हो गए।
उनको भी मैं आज इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। और जो डॉक्टरों ने किया, मुझे नहीं लगता कि समाज का कोई वर्ग इतना बड़ा अपना सेक्रीफाइस कर सकता है, इतना बड़ा कोई अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा कर सकता है। उनको तो मैं स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते भी बहुत बहुत आज डॉक्टर्स डे पर उनको धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं मैं कि उन्होंने ऐसा काम किए। परंतु एक दो चीज मेरा आज इस अवसर पर डॉक्टरों से, खासकर छत्तीसगढ़ के हमारे डॉक्टर प्राइवेट हों या सरकारी उसमें हों, मैं उनसे आज अपील करना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य व्यवस्था को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूं। आप लोग जो भी सुझाव हों, जो भी यहाँ के लिए हम कर सकते हैं, उसको आप लोग बताइए। उसको हमारी माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बुलंदियों पर ले जाएगा। और आज पुनः सबको इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने डॉक्टरों की चिंता की, डॉक्टर्स डे पे कार्यक्रम रखा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। और अब बारी है उनकी, जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में समूचे छत्तीसगढ़ और अपने जिलों में बेहतरीन काम किया है। और हमें बेहद खुशी है कि हम ITV नेटवर्क इंडिया न्यूज के मंच से उनका सम्मान कर रहे हैं। तो चलिए, धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स का सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दान